राधे राधे दोस्तों, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। परिवार हमारी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो हर सुख दुख में आपका सपोर्ट सिस्टम बनती है। साथ ही बिना किसी के स्वार्थ के आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहता है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिश्तों से जुड़ी दिलचस्प कहानी, जो आपके दिल को छू लेगी। इस फैमिली स्टोरी से आपको कई तरह की सीख मिलेगी, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगी। आशुतोष अपने माता पिता और अपने भाई के साथ भोपाल में रहता था। आज आशुतोष की पत्नी गीतांजलि को यह अनुभूति हो रही थी कि आज जो घर में सासू जी से झगड़ा हुआ है, उसके कारण रात को पति से बहस और झगड़ा होगा, और वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी। लेकिन जब ऑफिस से लौटे आशुतोष ने मुस्कुराते हुए घर में कदम रखा, तो वह उलझन में पड़ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा मूड हो तो खाना बाहर खाने चलते हैं। आशुतोष ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बैठा लिया। किस कारण इतना खुश नजर आ रहे हो? गीतांजलि ने खिजे स्वर में पूछा। आज मेरे नए बॉस संतोष सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाकर मेरे साथ दोस्ताना अंदाज में बहुत देर तक बातें की। उनकी वाइफ से तो आज दोपहर में तुम मिली ही थी। उन्हें एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने मैं ही ले गया था। मेरे दोस्त पुष्पेंद्र के पिताजी उस स्कूल में टीचर थे, और प्रिंसिपल से उनकी सिफारिश से बॉस की वाइफ को वहाँ टीचर की जॉब मिल जाएगी। बॉस मेरे काम से भी बहुत खुश लगता है। इस बार मुझे प्रमोशन जरूर मिल जाएगी। आशुतोष ने एक ही सांस में गीतांजलि को सारी बात बता डाली। गीतांजलि ने उसकी भावी प्रमोशन के प्रति कोई प्रतिक्रिया जाहिर करने के बजाय वार्तालाप को नई दिशा में मोड़ दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने कल शाम को जो किराए का मकान बताया था, तुम उसे देखने कब चलोगे? कभी नहीं, आशुतोष एकदम चिढ़ उठा। 2 दिन से घर के सारे लोग बाहर गए हुए हैं, और यह 2 दिन हमने बहुत हंसी खुशी से गुजारे हैं। कल सुबह जब सब लौट आएंगे और रात दिन का झगड़ा फिर से शुरू हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो कि यहाँ से अलग हुए बिना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? हम अभी उस मकान को देखने चल रहे हैं। यह कहकर गीतांजलि उठ खड़ी हुई। मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अगर तुम में जरा सी भी बुद्धि है तो अपनी बड़ी बहन और जीजा की बहकावे में आना छोड़ दो। गुस्से के कारण आशुतोष का स्वर ऊंचा हो गया था। मुझे कोई नहीं बहका रहा। मैंने 8 महीने इस घर के नरक में गुजार कर देख लिए हैं। मुझे अलग किराए के मकान में ही जाना है। गीतांजलि आशुतोष से भी ज्यादा जोर से चिल्ला पड़ी। इस घर को नरक बनाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार तुम ही हो, पर तुमसे बहस करने की ताकत अब मुझ में नहीं है। यह कहकर आशुतोष उठकर कपड़े बदलने के लिए रूम में चला गया, और गीतांजलि मुंह फुलाए वहीं बैठी रही। उनका बाहर खाना खाने का कार्यक्रम तो बना ही नहीं, बल्कि घर में भी दोनों ने खाना अलग अलग और बेमन से खाया। घर में अकेले होने का कोई फायदा वे आपसी प्यार की जड़ें मजबूत करने के लिए नहीं उठा पाए। रात को लगभग 11 बजे तक टीवी देखने के बाद जब गीतांजलि बेडरूम में आई, तो आशुतोष गहरी नींद में सो रहा था। अपने मन में गहरी शिकायत और गुस्से के भाव समेटकर वह उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। किराए के मकान में जाने के लिए आशुतोष पर दबाव बनाए रखने को गीतांजलि अगली सुबह ही उससे सीधे मुंह नहीं बोली। आशुतोष नाश्ता करने के लिए रुका ही नहीं। नाराजगी से भरा खाली पेट घर से निकल गया, और अपना लंच बॉक्स भी मेज पर ही छोड़ गया। करीब 11 बजे राम सेवक, पत्नी सरोजा, बड़े बेटे शुभम, बड़ी बहू नेहा और 6 वर्षीय पोते प्रिंस के साथ घर लौटे। वे सब उनके बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिनों के लिए गांव गए थे। फैली हुई रसोई को देखकर सरोजा जी ने गीतांजलि से कुछ तीखे शब्द बोले, तो दोनों के बीच फौरन ही झगड़ा शुरू हो गया।
नेहा ने बीच बचाव की कोशिश की तो गीतांजलि ने उसे भी कड़वी बातें सुनाते हुए झगड़े की चपेट में ले लिया। इन लोगों के घर पहुंचने के सिर्फ घंटे भर के अंदर ही गीतांजलि लड़ झगड़ कर अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसकी सास ने उसे लंच करने के लिए बुलाया पर वह कमरे के बाहर नहीं निकली। यह गीतांजलि आशुतोष भैया को घर से अलग किए बिना न खुद चैन से रहेगी न किसी और को रहने देगी। मम्मी नेहा की इस टिप्पणी से उसके सास ससुर और पति पूरी तरह सहमत है। इसकी बहन और माँ इसे भड़काना छोड़ दें तो सब ठीक हो जाए। राम सेवक जी की व्यथा और दुख उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। आशुतोष भी बेकार में ही घर से कभी अलग न होने की जिद पर अड़ा हुआ है। शायद किराए के मकान में जाकर गीतांजलि बदल जाए और इन दोनों की विवाहित जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगे। सरोजा जी ने आशा व्यक्त की। किराए के घर में जाकर बदल तो वह जाएगी ही, पर आशुतोष को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसके घर पर उसकी बड़ी साली और सास का राज हो जाएगा और वह इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बड़े गलत घर में रिश्ता हो गया उस बेचारे का। राम सेवक जी के इस जवाब को सुनकर सरोजा जी की आंखों में आंसू भर आए तो सबने इस विषय पर आगे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। शाम को ऑफिस से आकर आशुतोष उससे पिछले दिन घटी घटना को लेकर झगड़ा करेगा। गीतांजलि की यह आशंका उस शाम को निर्मूल साबित हुई। आशुतोष परेशान सा घर में घुसा तो पर उसकी परेशानी का कारण कोई और था। मुझे अस्थायी तौर पर मुंबई हेड ऑफिस जाने का आदेश मिला है। मेरी प्रमोशन वहीं से हो जाएगी, पर शायद यहाँ भोपाल वापस आना संभव न हो पाए। उसके मुंह से यह खबर सुनकर सबसे ज्यादा परेशान गीतांजलि हुई। प्रमोशन के बाद कहाँ जाना पड़ेगा आपको? उसने चिंतित लहजे में पूछा। अभी कुछ पता नहीं। हमारी कंपनी की कुछ शाखाएं तो ऐसी घटिया जगह हैं जहां ना अच्छा खाना पानी मिलता है और न ही अस्पताल स्कूल जैसी सुविधाएं ढंग की हैं। आशुतोष के इस जवाब को सुनकर उसका चेहरा और ज्यादा उतर गया। तब आप प्रमोशन लेने से इनकार कर दो। गीतांजलि एकदम चिढ़ उठी। मुझे भोपाल छोड़कर धक्के खाने कहीं और नहीं जाना है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी प्रमोशन कैसे छोड़ सकता हूँ? आशुतोष गुस्सा हो उठा। तब इधर उधर धक्के खाने आप अकेले जाना। मैं अपने घर वालों से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। अपना फैसला सुनाकर नाराज नजर आती गीतांजलि अपने कमरे में घुस गई। अगले शनिवार को आशुतोष हवाई जहाज से मुंबई चला गया। उसके घर छोड़ने से पहले अपनी सूटकेस लेकर गीतांजलि मायके चली गई थी। आशुतोष के मुंबई चले जाने से गीतांजलि की किराए के अलग घर में रहने की योजना लड़खड़ा गई। उसके भैया भाभी तो पहले से ही ऐसा कदम उठाए जाने के हक में नहीं थे। उसकी दीदी और माँ आशुतोष की गैर मौजूदगी में उसे अलग मकान दिलाने का हौसला अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई। विवाहित लड़की का ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अपने भाई भाभी के पास आकर रहना आसान नहीं होता। यह कड़वा सच गीतांजलि को जल्द ही समझ में आने लगा। कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा आशुतोष उसे अपने पास रहने को बुला नहीं सकता था और गीतांजलि ने अपने ससुराल वालों से संबंध इतने खराब कर रखे थे कि वे उसे आशुतोष की गैर मौजूदगी में बुलाना नहीं चाहते थे। सबसे पहले गीतांजलि के संबंध अपनी भाभी से बिगड़ने शुरू हुए। घर के कामों में हाथ बटाने को लेकर उनके बीच झड़पें शुरू हुई और फिर भाभी को अपने ननद की घर में मौजूदगी बुरी तरह खलने लगी। गीतांजलि की मां ने अपनी बेटी की तरफदारी की तो उनका बेटा उनसे झगड़ा करने लगा। तब गीतांजलि की बड़ी बहन और जीजा को झगड़े में कूदना पड़ा। फिर टेंशन बढ़ती चली गई। हमारे घर की सुख शांति खराब करने का
गीतांजलि को कोई अधिकार नहीं है। माँ, इससे या तो आशुतोष के पास जाकर रहना चाहिए या फिर अपने ससुराल में। अब और ज्यादा इसकी इस घर में मौजूदगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बेटे की इस चेतावनी को सुनकर गीतांजलि की मां ने घर में काफी कलेश किया, पर ऐसा करने के बाद उनकी बेटी का घर में आदर सम्मान बिल्कुल समाप्त हो गया। बहू के अपने संबंध बिगाड़ना उनके हित में नहीं था, इसीलिए गीतांजलि की मां ने अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद कर दिया। उनमें आए बदलाव को नोट करके गीतांजलि उनसे नाराज रहने लगी थी। गीतांजलि की बड़ी बहन को भी अपने इकलौते भाई को नाराज करने में अपना हित नहीं नजर आया था। आशुतोष की प्रमोशन हो जाने की खबर मिलते ही उसने अपनी छोटी बहन को सलाह दी, गीतांजलि, तुझे आशुतोष के साथ जाकर ही रहना पड़ेगा। भैया के साथ अपने संबंध इतने ज्यादा मत बिगाड़ कि उसके घर के दरवाजे तेरे लिए सदा के लिए बंद हो जाएं। जब तक आशुतोष के पास जाने की सुविधा नहीं हो जाती, तू अपने ससुराल में जाकर रह। तू सब मेरा या साथ छोड़ दोगे, ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। तुम लोगों के बहकावे में आकर ही मैंने अपने ससुराल वालों से संबंध बिगाड़े हैं, यह मत भूलो दीदी। गीतांजलि के इस आरोप को सुनकर उसकी बड़ी बहन इतनी नाराज हो गई कि दोनों के बीच बोलचाल ना के बराबर रह गई। आशुतोष के लिए गीतांजलि को मुंबई बुलाना संभव नहीं था। गीतांजलि को बिन बुलाए ससुराल लौटने की शर्मिंदगी के से हालात ने बचाया। दरअसल आशुतोष को मुंबई गए करीब 3 महीने बीते थे, जब एक शाम उसके सहयोगी मित्र ने गीतांजलि को आकर बताया, आज हमारे पास संतोष साहब के मुंह से बातों बातों में एक काम की बात निकल गई। आशुतोष के भोपाल लौटने की बात बन सकती है। कैसे? गीतांजलि ने फौरन पूछा। रिपोर्ट के आधार पर उसकी पोस्टिंग यहाँ हो सकती है। मैं कुछ समझी नहीं। गीतांजलि के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। मैं पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ। देखो, अगर आशुतोष यह अर्जी दे दे कि दिल के रोगी पिता की देखभाल के लिए उसका उनके पास रहना जरूरी है, तो संतोष साहब के अनुसार उसका तबादला भोपाल किया जा सकता है। लेकिन आशुतोष के बड़े भैया भाभी भी तो मेरे सास ससुर के पास रहते हैं। इस कारण क्या आशुतोष की अर्जी नामंजूर नहीं हो जाएगी? उनका तो अपना फ्लैट है ना। वह तो हैं, अगर वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं तो आशुतोष की अर्जी को नामंजूर करने का यह कारण समाप्त हो जाएगा। यह बात तो ठीक है। तब तक आप अपने जेठ जेठानी को उनकी फ्लैट में जाने को फटाफट राजी करके संतोष साहब से मिलने आ जाओ। ऐसी सलाह देकर सोनू ने विदाई ली। गीतांजलि ने उसी वक्त आशुतोष को फोन मिलाया। तुम जाकर भैया भाभी से मिलो गीतांजलि, मैं भी उनसे फोन पर बात करूंगा। आशुतोष सारी बात सुनकर बहुत खुश उठा था। गीतांजलि को झिझक तो बड़ी हुई, पर अपनी भावी फायदे की बात सोचकर वह अपने ससुराल जाने को 10 मिनट में तैयार हो गई। आशुतोष के बड़े भाई ने उसकी सारी बात सुनकर गंभीर लहजे में जवाब दिया, गीतांजलि, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आशुतोष का तबादला भोपाल में हो जाए, पर मुझे अपने फ्लैट को किराए पर मजबूरन चढ़ाना पड़ेगा। उसकी मासिक किस्त मैं उसी के किराए से भर पाऊंगा। आशुतोष और गीतांजलि के बीच फोन पर 2 दिनों तक दसियों बार बात हुई और अंत में उन्हें बड़े भैया के फ्लैट की किस्त आशुतोष की पगार से चुकाने का निर्णय मजबूरन लेना पड़ा। सप्ताह भर के अंदर बड़े भैया का परिवार अपने फ्लैट में पहुंच गया और गीतांजलि अपना सूटकेस लेकर ससुराल लौट आई। आशुतोष ने कुरियर से अपनी अर्जी गीतांजलि को भिजवा दी। उसने इस अर्जी को आशुतोष के बॉस
संतोष साहब तक पहुंचाना था। गीतांजलि ने फोन करके उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने उसे रविवार की सुबह अपने घर आने को कहा। क्या मैं आपसे ऑफिस में नहीं मिल सकती हूँ? गीतांजलि इन शब्दों को बड़ी कठिनाई से अपने मुख से निकाल पाई। मैं तुम्हें ऑफिस में ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा गीतांजलि। मैं घर पर सारे कागजात तसल्ली से चेक कर लूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं कोई कमी रह जाए। यह मेरी भी दिली इच्छा है कि आशुतोष जैसा मेहनती और विश्वसनीय इंसान वापस मेरे विभाग में लौट आए। क्या तुम्हें मेरे घर आने पर कोई एतराज है? नो सर, मैं रविवार की सुबह आपके घर आ जाऊंगी। यह कहते हुए गीतांजलि का पूरा शरीर ठंडे पसीने से नहा गया था। उसके साथ संतोष साहब के घर चलने के लिए हर कोई तैयार था, पर गीतांजलि सारे कागज को लेकर वहां अकेले पहुंची। उनके घर में कदम रखते हुए वह शर्म के मारे खुद को जमीन में गड़ता महसूस कर रही थी। संतोष साहब की पत्नी मोनिका का सामना करने की कल्पना करते ही उसका शरीर कांप उठता था। दरअसल आशुतोष के मुंबई जाने से कुछ दिन पूर्व ही वह मोनिका से पहली बार मिली थी। उस मुलाकात में जो घटा था उसे याद करते ही उसका दिल किया कि वह उल्टी भाग जाए, लेकिन अपना काम कराने के लिए उसे संतोष साहब के घर की दहलीज लांघनी ही पड़ी। अचानक उस दिन का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन आशुतोष मोनिका को एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने ले जा रहा था। आशुतोष का बैंक उस स्कूल के पास ही था। उसे बैंक के कुछ पर्सनल काम कराने थे। जितनी देर में मोनिका स्कूल में इंटरव्यू देगी उतनी देर में वह बैंक के काम करा लेगा। ऐसा सोचकर आशुतोष कुछ जरूरी कागज लेने मोनिका के साथ अपने घर आया था। गीतांजलि उस दिन अपनी माँ से मिलने गई हुई थी। वह उस वक्त लौटी जब मोनिका एक गिलास ठंडा पानी पीकर उनके घर से अकेली स्कूल जा रही थी। वह मोनिका को पहचानती नहीं थी क्योंकि संतोष साहब ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना पदभार संभाला था। कौन हो तुम? मेरे घर में किस लिए आना हुआ? गीतांजलि ने बड़े खराब ढंग से मोनिका से पूछा था। आशुतोष और मेरे पति एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मेरा नाम मोनिका है। गीतांजलि की गलत व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए मोनिका मुस्कुरा उठी। मेरे घर में तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति को धोखा देना है तो कोई और शिकार ढूंढो। मेरे पति के साथ इश्क लड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। उसे यूं अपमानित करके गीतांजलि अपने घर में घुस गई थी। तब उसे रोज लगता था कि आशुतोष उसके साथ उसके गलत व्यवहार को लेकर जरूर झगड़ा करेगा, पर मोनिका ने आशुतोष को उस दिन की घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अब आशुतोष की भोपाल में बदली कराने के लिए उसे मोनिका के पति की सहायता चाहिए थी। अपने गलत व्यवहार को याद करके गीतांजलि मोनिका के सामने पड़ने से बचना चाहती थी, पर ऐसा हो ही नहीं सका। उनके ड्राइंग रूम में कदम रखते ही गीतांजलि का सामना मोनिका से हो गया। मैं अकारण अपने घर आए मेहमान का अपमान नहीं करती हूँ। तुम बैठो, वे नहा रहे हैं। उसे यह जानकारी देकर मोनिका घर के भीतर चल दी। प्लीज आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। गीतांजलि ने उसे अंदर जाने से रोका। कहो। अपने होठों पर मुस्कान सजाकर मोनिका उसकी तरफ देखने लगी। मैं उस दिन के लिए, अपने खराब व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। गीतांजलि को अपना गला सूखने लगता है। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। यह ठीक है कि तुम मुझे नहीं जानती थी, पर अपने पति को तो तुमने चरित्रहीन क्यों माना? मोनिका ने चुभते स्वर में पूछा।
उस दिन मुझसे बड़ी भूल हो गई, वे चरित्रहीन नहीं है, गीतांजलि ने दबे स्वर में जवाब दिया। मेरी पूछताछ का भी यही नतीजा निकला था। फिर तुमने हम दोनों पर शक क्यों किया था? उन दिनों मैं काफी परेशान चल रही थी, मुझे माफ कर दो। सॉरी गीतांजलि, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हारी उस दिन की बदतमीजी की चर्चा मैंने आज तक किसी से नहीं की है, पर अब मैं सारी बात अपने पति को जरूर बताऊंगी। प्लीज आप उनसे कुछ न कहें। मेरी नजरों में तुम कैसी भी सहायता पाने की पात्रता नहीं रखती हो। मुझे कई लोगों ने बताया है कि तुम्हारे खराब व्यवहार से आशुतोष और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। अपने किए का फल आप सबको भोगना ही पड़ता है, तो तुम भी भोगो। मोनिका को फिर से घर के भीतर भाग की तरफ जाने को तैयार देखकर गीतांजलि ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दूंगी। अपनी माँ और बहन का कोई भी हस्तक्षेप अब मुझे अपनी विवाहित जिंदगी में स्वीकार नहीं होगा। मेरे अकेलेपन और उदासी ने मुझे अपनी भूल का एहसास बड़ी गहराई से करा दिया है। तब आशुतोष जरूर वापस आएगा। हंसी खुशी रहने की नई शुरुआत के लिए तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। गीतांजलि, आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू दीदी। भाव विभोर होकर इस बार गीतांजलि उनके गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी थी। संतोष साहब के प्रयास से 3 दिन बाद आशुतोष के भोपाल तबादले होने के आदेश निकल गए। इस खबर को सुनकर गीतांजलि अपनी सास के गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी थी। उसी दिन शाम को आशुतोष के बड़े भैया संतोष साहब का धन्यवाद प्रकट करने के लिए उनके घर बर्फी के डिब्बे के साथ पहुंचे। अब तो सब ठीक हो गया ना शुभम? सब बढ़िया हो गया सर। कुछ दिनों में आशुतोष बड़ी पोस्ट पर यहीं आ जाएगा। गीतांजलि के व्यवहार अब सबके साथ अच्छा है। अपनी माँ और बहन के साथ उसके फोन पर ना के बराबर बातें होती हैं। बस एक बात जरा ठीक नहीं है। कौन सी शुभम? सर, संयुक्त परिवार में मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। अपने फ्लैट में हमें बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। शुभम का स्वर उदास हो गया। अपने छोटे भाई के वैवाहिक जीवन को खुशियों से भरने के लिए यह कीमत तुम खुशी खुशी चुका दो शुभम। अपने फ्लैट की किस्त के नाम पर तुम आशुतोष से हर महीने 15,000 रुपए लेने कभी बंद मत करना। यह अतिरिक्त खर्चा ही गीतांजलि के दिमाग में किराए के मकान में जाने का कीड़ा पैदा नहीं होने देगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। वैसे आशुतोष से रुपए लेकर मैं नियमित रूप से बैंक में जमा कराऊंगा। भविष्य में इस मकान को तोड़कर नए सिरे से बढ़िया और ज्यादा बड़ा 2 मंजिला मकान बनाने में यह पैसा काम आएगा। तब मैं अपना फ्लैट बेच दूंगा और हम दोनों भाई फिर से साथ रहने लगेंगे। शुभम भावुक हो उठा। पिछले दिनों आशुतोष को मुंबई भेजने और तुम्हारे फ्लैट की किस्त उससे लेने की हम दोनों के बीच जो खिचड़ी पकी है उसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। संतोष साहब ने उसे मुस्कुराते हुए आगाह किया। ऐसा कभी नहीं होगा सर। आप मेरी तरफ से मोनिका मैडम को भी धन्यवाद देना। उन्होंने आशुतोष के विवाहित जीवन में सुधार लाने का बीड़ा न उठाया होता तो हमारा संयुक्त परिवार बिखर जाता। अंत भला तो सब भला। संतोष साहब की इस बात ने शुभम के चेहरे को फूल सा खिला दिया था। इसके बाद कुछ दिनों में हमारा भी घर बनकर तैयार हो गया और हम दोनों भाई प्यार से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।
क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।